श्री राम। आज बात करेंगे जी केजरीवाल की मक्कारी की। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये ईडी के चौथे समन के ऊपर पेश नहीं होगा। अब एक दिन बाद सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। इसने क्या क्या मक्कारी की है, क्या बेतुके बयान दिए हैं और ये अभी किस ड्रामों में लगा हुआ है, ये सब बातें आपके साथ शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं जो ईडी की तरफ से किया गया था अब तक। देखिए जी, ईडी इसको अब तक 3 समन दे चुकी है। तीसरा समन लास्ट जो था वो इसको दिसंबर में दिया था और इसको कहा था ईडी ने कि आप पेश हो जाइए हमारे सामने। मैंने आपको पहले भी ये समझाया है कि ईडी और सीबीआई के अंदर ना बहुत फर्क होता है। ईडी और जो सीबीआई है, इनकी जांच करने का तरीका अलग है। ये अलग अलग टाइप के केसेस में हाथ डालते हैं और उसके बाद इनका तरीका भी बहुत अलग होता है जांच करने का। सीबीआई जनरली फंसे हुए केस जो होते हैं, जिनका कुछ सिरा नहीं मिलता पुलिस को, वो सीबीआई को दे दिए जाते हैं। पुराने केस हो गए जो सॉल्व नहीं हो पा रहे, इस तरह के केस, या बहुत ही जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स किस्म के केस जिसके अंदर बहुत सारे एंगल्स हो और समझ में ना आ रहा हो, तो उस तरह के जटिल केस जो होते हैं वो सीबीआई के पास जाते हैं। ईडी जो है वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट वाले केसेस को पकड़ती है, जिसमें पैसे के कुछ हेरा फेरी के केसेस होते हैं। और ईडी का जो काम होता है बड़ा पुख्ता होता है, क्योंकि पैसे को आप जहां भी लेके जाएंगे वो अपनी छाप छोड़ जाता है और उसके हिसाब से फिर आप पकड़ लेते हो कि किस किस को फायदा हुआ है और फिर आप उन लोगों को पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए ईडी को जो है उसका जो आसान है वो काफी पुख्ता होता है। देखा जाए तो एक तरीके से सीबीआई से थोड़ा आसान होता है काम। लेकिन ये जो केस है दिल्ली का लिकर पॉलिसी स्कैम का, ये सिंपल केस है। मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी समराइज कर देता हूँ। ये जो केस था, इसके अंदर बेसिकली क्या था कि केजरीवाल और उसके ये मुस्टंडों की पार्टी ने, यानी कि ये जितने भी भ्रष्टाचारी इसके पार्टी के अंदर है, ये उनका सरगना है, ये खुद मुस्टंड है। आप इसको कोई पढ़ा लिखा ईमानदार मत समझ लीजिएगा, ये एक नंबर का क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी है। इसने एक मुस्टंडों की एक पूरी टीम बना रखी थी और वो अन्ना हजारे को आगे कर करके बिल्कुल जो है पावर में आ गए और इन्होंने पॉलिटिक्स में आकर के जो है अपना दिल्ली के ऊपर जो है धावा बोल दिया। दिल्ली के लोग बेवकूफ बन गए, इसको वोट दे दिया और इसको सर पे बिठा लिया। देखिए जी, इसने इस पॉलिसी के अंदर क्या किया कि एक पॉलिसी, दारू की पॉलिसी बनी हुई थी दिल्ली के अंदर, कोई आज से नहीं बनी हुई थी, वो पुरानी शीला दीक्षित जी के टाइम से, उससे पहले से बनी हुई थी। जिसके अंदर जो है शराब से जो सरकार को जो भी रेवेन्यू होता था वो आता ही था और उसके हिसाब से जो है वो जो पैसा आता है वो फिर डेवलपमेंट के कामों में लग जाता है। यही इसके पीछे ये होता है कि आप देखिए, शराब को बढ़ावा ना दें, इसको प्रमोट ना करें, लेकिन जो लोग पीते हैं उनके लिए उसको महंगा करते हैं ताकि वो कम पिए। उसके बाद जो उससे पैसा, जो प्रॉफिट आता है, उसको फिर लोगों के कल्याण के कामों में लगा दें। ये एक पूरा जो है प्रोग्राम दारू को लेकर के बनाया जाता है। ये एक सोच है जिसके ऊपर चला जा रहा है। दिल्ली के अंदर भी यही हो रहा था। लेकिन इस आदमी को, क्योंकि ये कट्टर ईमानदार है, इसको ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये ज्यादा छाती ठोक ठोक के कहता है कि जी हम तो बहुत ज्यादा कट्टर ईमानदार है, हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, ये वो दिल्ली का कल्याण कर देंगे। इसने कोविड के दौरान इस पॉलिसी को चुपके से चेंज किया। पॉलिसी को चेंज करने का ये था मकसद कि एक गैंग के हाथ में, एक साउथ का गैंग था, पूरा माफिया था दारू का, उसके हाथ में हम दिल्ली का पूरा शराब का जो तंत्र है वो पकड़ा देंगे। वो इसमें सप्लाई करेगा, वो उसमें मोटे पैसे बनाएगा और जो पैसा सरकार को आना है उसको हम कम कर देंगे। तो जो पैसा बीच में ज्यादा हो जाएगा, जो बीच में जितना भी पैसा होगा, यानी कि सेल बढ़ा के और सरकार को कम पैसा दे करके जो जितना भी बीच में पैसा होगा, वो पैसा 2 भागों में डिवाइड होगा। एक तो ये कंपनियां खा जाएंगी, शराब की, दारू की कंपनियां, और दूसरा जो बड़ा हिस्सा है वो ये केजरीवाल खा जाएगा। केजरीवाल को ये पैसा जो है अपने अय्याशी के लिए चाहिए था, अपने पार्टी के लोगों को अय्याशी कराने के लिए चाहिए था और इलेक्शनों में यूज करना था। तो इसने ये पैसा जो है वहां से निकाला और उसके एवज में ये लोग इलेक्शन लड़ रहे थे और उस सारे इलेक्शंस के अंदर जो है ये हारा। लेकिन एक पंजाब का इलेक्शन था जो उस बूते से ये जीत गया। लेकिन ये जो पैसा था शराब का, ये इसने ज्यादातर गोवा के इलेक्शन के लिए इसने इस्तेमाल करना था और वहां पे ये जमानत जब्त हुई इसकी, ज्यादातर लोगों की। 2 इसके एमएलए हैं वहां पे अभी भी। अब चलिए जी, तो ये मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे इसके अंदर ईडी आगे बढ़ी। अब ईडी जब आगे बढ़ी तो सबसे पहले मनीष सिसोदिया पकड़ा गया और मनीष सिसोदिया को अब 1 साल होने वाला है। उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि मनीष सिसोदिया इस केजरीवाल के राइट हैंड की तरह काम कर रहा था
और केजरीवाल बड़ा शातिर है, इसने एक कैबिनेट मीटिंग करके ये कह दिया था, एक पास कर दिया था रेजोल्यूशन कि जितने भी शराब की पॉलिसी से लेकर के जितने भी डिसीजन है वो मनीष सिसोदिया लेगा। इसको ये पता था कि ये जो मनीष सिसोदिया है, ये एक जो है कोई समझदार आदमी नहीं है, ये या तो इसके दिमाग में कोई मतलब ये बुद्धि वाला इंसान नहीं है, ये बेवकूफ किस्म का आदमी है और शायद इसको जो है बहुत जल्दी है पैसे कमाने की, ये शायद इसके दिमाग में था, इसलिए उसने इसके साथ ये चाल चली और उसको समझ में नहीं आया। वो तो कहते हैं 12वीं पास है मुश्किल से, उसको कोई लेना देना ही नहीं है, ज्यादा कोई समझदार वो आदमी है नहीं। वो शायद चकाचौंध जो इसने दिखाई और दोस्ती यारी का जो ड्रामा किया वो इसके चक्कर में फंस गया और इस भाई ने पीछे से सारा स्कैम उसके नाम पे करवा दिया, जबकि कर पीछे से यही रहा था। तो पहले वो पकड़ा गया, अब जब वो पकड़ा गया अब उसको जमानत नहीं मिल रही 1 साल से। वो रोज करोड़ों का पैसा खर्च करता है दिल्ली वालों का, ये केजरीवाल, और वो बड़े बड़े वकीलों को, कांग्रेस के वकीलों को, अभिषेक मनु सिंघवी और ये कपिल सिब्बल को देता है, लेकिन ये लोग भी उसको पिछले 1 साल से जमानत नहीं दिलवा पा रहे। दुनिया भर के ये दलीलें दे रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो लगातार जेल में है। उसके बाद उन्होंने संजय सिंह को भी पकड़ लिया ईडी ने, क्योंकि संजय सिंह भी जो है वो भी इसी स्कैम के अंदर इन्वॉल्व था, उसका भी नाम था, उसके खिलाफ भी सबूत थे, तो उसकी भी उसने बलि दे दी। तो ये लोग तो बलि चढ़ गए दोनों, इनको कोई जो है बेल नहीं मिल रही। संजय सिंह भी जो है उसके भी ऐसे वकील, वही बड़े बड़े वकील छोड़े हुए हैं, वो भी पैसे ले लेके मोटे मोटे करोड़ों रुपए दिल्ली के पैसे ले रहे हैं, लेकिन उसको भी जमानत नहीं मिलती। अब इसका नंबर खुद का आ गया। अब इसका नंबर खुद क्यों आया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है। इसका नंबर इसलिए आया क्योंकि इसके भी खिलाफ जो सबूत है ना वो मिल चुके हैं। जो सबसे बड़े जो सबूत है इसके खिलाफ, एक तो कुछ लिखित के सबूत है जिसमें ये पकड़ा गया, दूसरा इसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स है जहां पर ये पकड़ा गया, और तीसरा कुछ लोग जो सरकारी गवाह बन गए उन्होंने इसके खिलाफ जो है गवाही दे दी हुई है और ये तो बता दिया है कि ये पूरी तरह इन्वॉल्व था। तो इसमें तो अपनी तरफ से पूरी शातिर चाल चली और अपने जो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनके नाम से जो है प्रपंच कर दिया, लेकिन पैसे इसने खुद खाए ज्यादा, लेकिन अपना कहीं साइन नहीं किया, अपना कहीं नाम नहीं हमने दिया डायरेक्टली। लेकिन ये अपने ही, जिसे कहते हैं ना, चोर जितना भी शातिर हो कुछ ना कुछ गलती कर जाता है, ये वहां पे गलती कर गया और इसके खिलाफ सबूत मिल गए हैं। तो अब जब ये ईडी के पास जाएगा तो ईडी इसको जो है वो बातें पूछेगी और इसके पास जवाब नहीं होंगे, क्योंकि ईडी जो है वो सीबीआई नहीं है। अगर आप सीबीआई के सामने कोई जवाब देते हो, अपनी जान छुड़ाने के लिए आप मानो सच भी बोल देते हो, तो आप बाहर आकर के पलट सकते हो बयान से कि जी मेरे को तो धमका के डरा के ये बयान दिए गए थे। ये ईडी के केस में नहीं होता। ईडी जो है वो कैमरा लगा के, उसको अलाउड है कि वो कैमरा लगा के पूछताछ करे और इन लोगों से सारी चीजें उगवा ले। तो जो ये बोलते हैं अंदर, ये बाहर उससे मुकर नहीं सकते। और ईडी के पास इनको अरेस्ट करने का भी जो है वो पूरा तरीका है। वो 3 समन के बाद इनको नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू करवा सकती है। कोर्ट में इन्होंने ईडी को फंसाने के लिए भी एक चाल चल दी हुई है, लेकिन अभी भी फिलहाल वो जो है पूरी तरह ईडी के हाथ नहीं बांध पाए हैं। तो ये इसलिए डर रहा है, ये नहीं जाना चाहता ईडी के सामने। सीबीआई के पास ये अप्रैल में पिछले होके आ चुका है, सीबीआई से ये कहानी करके वापस आ चुका है, लेकिन ये ईडी के सामने नहीं जाना चाहता, क्योंकि ईडी जो है उसका काम करने का तरीका अलग है। वो इसकी गर्दन पकड़ लेगी और इसको ले जाएगी तिहाड़, क्योंकि ये जवाब नहीं देगा। सीबीआई के सामने तो ये कोई भी कहानी बना के वापस आ गया, जवाब दिए नहीं दिए, लेकिन ईडी जो है वो इसको धर दबोचेगी। अब देखिए जी, अब जो है कल चौथा समन था इसको जो मिला था। अब चौथे समन पे जो है 3 समन के बाद ईडी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन इसने पंगा ले लिया, इसने नहीं किया। अब आपको मैं बताता हूँ इसने कल जवाब क्या दिया है। जवाब सुनिए जी इस बंदे का, जो कल इसने जा करके जवाब दिया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये गोवा भाग गया। गोवा इसने पहले से जाना था, लेकिन इसने कहा था कि शायद हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये ईडी को चकमा देके गोवा भाग गया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इस टाइम पे भगोड़ा है, ये फरार हो रखा है। तो देखिए जी इसने क्या कहा, जब ये भगोड़ा हुआ इसने कहा जी कि जितने भी अब तक ईडी ने मुझे नोटिस दिए, यानी कि 4, वो सब के सब इलीगल है और इनवैलिड है लॉ की नजर में। भैया तू क्यों बता रहा है हमें, लॉ क्यों सिखा रहा है तू? तू कोई क्या है? तू कोई बहुत बड़ा लॉयर है, कोई बहुत बड़ा जज है, कौन है तू? दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, तो ये लॉ क्यों सिखा रहा है? ये क्या स्टेटमेंट है कि मैं जो है लॉ पढ़ लिया मैंने और ये सब इलीगल है? ये तेरा काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है। बकवास कर रहा है, बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं ये केजरीवाल साहब बाहर। और उसके बाद क्या लिखा है, whenever such general and non specific notices are set, कि ये कोई भी जिसे कहते हैं जनरल से नोटिस मुझे भेज देता है, वो पूरी बात नहीं बताते हैं, और इसको जो है कोर्ट जो है इनको इनवैलिड कह देती है। कोर्ट के बारे में झूठ फैला रहा है कि जब भी ऐसे नोटिस आते हैं तो कोर्ट इनको, इन नोटिस को जो है इनवैलिड कहती है कि ये बेकार के हैं।
और कह रहे ये जो है ना, ये मेरे को इसलिए बार-बार ये नोटिस भेजे जाते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकली जो है ना मुझे फँसाना चाहती है बीजेपी। ये इस तरह की बातें ये कल कर रहा था। ये कोर्ट के बिहाफ पे ये बातें बोल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि आपका नाम ले लेके ये बातें कर रहा है। क्या मैं यहाँ बैठ कर के बोल सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कहती है जी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो एक जिसे कहते हैं बहुत बड़ा अपराधी है, उसको इमीडिएटली जो है पकड़ करके तिहाड़ में डाल देना चाहिए। क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ? क्या कोर्ट मुझे ये बात बोलने देगी? नहीं बोलने देगी ना। जो कोर्ट कहना चाहती है वो तो कोर्ट कहेगी ना। ये क्यों कह रहा है उनकी बातें? ये क्या अपने आप को कोर्ट बताना चाहता है? ये अपने आप को जज बताना चाहता है? ये कौन है ये? ये तो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। ये क्यों हमको ज्ञान दे रहा है लॉ के बारे में? उसके बाद और चीज़ देखिए और क्या कह रहे हैं, बीजेपी जो है वो कह रहे हैं कि जी केजरीवाल को पकड़ा जाएगा। बीजेपी वालों को कैसे पता? इसका मतलब बीजेपी और ईडी की मिलीभगत है। भैया ये बात तो तुम्हारे नेता आज भी कहते हैं कि केजरीवाल अरेस्ट हो जाएगा, केजरीवाल अरेस्ट हो जाएगा। बीजेपी को भी तुम्हारे नेताओं ने ही बताया था कि केजरीवाल तो है वो ईडी के दूसरे या तीसरे नोटिस पे अरेस्ट हो जाएगा। ये तो तुम बोलते थे। आज तुम ये बात बीजेपी को बोलने लगे कि बीजेपी अगर कह रही है अरेस्ट हो जाएगा तो बीजेपी की कोई मिलीभगत है। तो पहले तुम्हारी मिलीभगत होती थी जो तुम अरेस्ट नहीं हुए। तुम्हारे कोई ईडी के अंदर बंदे पकड़े गए था? तुम्हारे कोई ईडी के अंदर लोग बैठे हुए हैं क्या तुम्हारे? कोई दलाल? पहले भी ईडी के साथ ऐसा हुआ था कि जो ईडी की सीक्रेट फाइल्स होती थी, वो तुम्हारे पास मिलती थी, तुम्हारे नेताओं के पास मिलती थी। तो ईडी ने अपने कुछ लोग जो है वो भगाए थे, फायर किए थे ईडी ने। तो इसका मतलब है तुमने अपने लोग प्लांट किए हुए ईडी के अंदर। अगर तुम ये कह रहे हो कि बीजेपी जो है ईडी के साथ मिलकर तुम्हारे को जेल में डालना चाहती है और इसलिए वो बोल रहे हैं, तो पहले तुम कहते थे कि वो डालना चाहते लेकिन वो नहीं डालते थे। तो इसका मतलब तुम्हारे लोग भी मिले हुए हैं ईडी के साथ। ये क्या बेकार की बातें करते हो यार? किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये इस तरह की जी इसने बातें करी। अब ये दोबारा से जो है ये सारी जो इसका जो ठीकरा है, अपने जो कुकर्मों का ठीकरा है, ये बयान दे के जो है ना ये बीजेपी के ऊपर डालना चाहता है। बेसिकली स्कैम कर लिया, पैसे खा लिए, डकार लिए और उसके बाद दूसरों पे बातें डालो और कहो जी हम कट्टर ईमानदार है। ये कैसे कट्टर ईमानदार हो भाई? अगर इतने ही कट्टर ईमानदार हो तो जाओ ईडी के सामने। ईडी तुमसे पूछताछ करेगी, जवाब दे दो। उसके बाद अगर तुम्हें बिल्कुल सही हो गए तो कोर्ट तुम्हारे सामने है, तुम्हारा कोर्ट चले जाना। अगर तुम्हारे को ईडी अरेस्ट करती है, तुमको लगता है इलीगल, कोर्ट में चले जाना, ईडी के कपड़े फाड़ देना। भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये एग्जाम्पल है। जब गुजरात के दंगों के बाद इनके ऊपर पूरी जांच हुई थी इनकी, ये 8-8 घंटे खाली पेट जा करके बैठ के सामने इनके जांच होती थी और ये सारे जवाब दे के आते थे। आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जिसको तो जेल में डाल दिया गया था, उसको तो गुजरात से निकाल दिया गया था, वो आदमी देश का गृह मंत्री है क्योंकि वो पूरी तरह साफ है, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं है। वो तो नहीं डरे, वो तो नहीं कहते थे कि ये कांग्रेस करवा रही है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, हम नहीं जाएंगे। वो तो जाते थे, जवाब देते थे। उस टाइम पे तो कांग्रेस की सरकार थी सेंटर के अंदर। सोनिया गांधी जो तुम्हारी माँ है वो बैठी थी ऊपर, वो तो हमारे शंकराचार्य को अरेस्ट करवा देती थी दिवाली पे। तो इनको कहाँ छोड़ती वो? लेकिन ये तो नहीं डरे और आज देख लीजिए बिना डरे बिल्कुल निडर होकर आज राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। देश का उन्होंने परचम लहरा दिया है पूरी दुनिया के अंदर। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों इतना थर-थर काँप रहे हो? गोवा भाग के तुम अय्याशी कर रहे हो। दिल्ली के अंदर आज भी 400 का पॉल्यूशन लेवल है। ये हमारे खुद के जो सब्सक्राइबर है वो हमको रोज भेजते हैं कि आज भी 2.5 महीने 3 महीने होने वाले दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल कम नहीं हो रहा और तुम गोवा में जाकर के जो है अच्छी हवा खा रहे हो। गोवा में तुम्हारी सरकार नहीं है तो वहां जाकर के तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे हो। यहाँ पे जो लोगों को छोड़ दिया, जो कुछ बीमार होते हैं डॉक्टरों के यहाँ धक्के खा रहे हैं, लाखों रुपए लोगों को बेकार हो रहे हैं लोगों के, तो स्वास्थ्य के साथ तुम ये खिलवाड़ कर रहे हो। अपना स्वास्थ्य अच्छा रहे तो जाके गोवा में जाके बैठ गए। शर्म नहीं आती तुम्हें? दिल्ली के लोग सोचें कि किस मक्कार को, किस राक्षस को अपने ऊपर बिठा के बैठे हैं। इस आदमी को दिल्ली के लोग ही अपील करें, वीडियो बना बना के डालें कि इस आदमी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और इस दिल्ली के यहाँ पे दिल्ली के अंदर इसकी सरकार को गिराया जाए, यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगवाया जाए या यहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाया जाए। ये तरह की बातें दिल्ली के लोगों को करनी चाहिए क्योंकि ये आदमी राक्षस बन चुका है, भागता फिर रहा है। दिल्ली का कोई पूछने वाला ही नहीं है कि दिल्ली के अंदर पानी, बिजली और ये क्या है। कोई लेने वाला नहीं, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है दिल्ली वालों की। तो आज मैं आपसे यही बात करना चाहता था कि किस तरह केजरीवाल सबको झांसा दे रहा है, दिल्ली के लोगों को, इस देश के प्रबुद्ध लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, गरीबों को, देश की जांच एजेंसियों को, इस सबको जालसाजी में फंसा करके जो है बेवकूफ बना रहा है और देश को एक गर्त में ले जाने की इसकी पूरी साजिश है। तो मेरे आप सबसे निवेदन है कि आप
केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ आवाज उठाएं, अपने परिवार वालों से, अपने प्रियजनों से इसके बारे में बात करें। और अगर आपने दिल्ली में आप रहते हैं और आपने इसको वोट भी किया है, तब भी अपने गलतियों का प्रायश्चित करें। और अगला जो वोट हो, वो चाहे आप नोटा में डाल दें, लेकिन इसको ना दें। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।